क्योंकि जिम्मेदारी तय करना सबसे बड़ी बात है। सरकार ने बाद में चलो मुआवजा मिल जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएगी, लेकिन ये चूक किससे हुई कि लोगों को वहाँ पर जब गए और उसकी बात पुष्टि भी बाद के अंदर हो गई, उनको हथियार लेकर के नहीं जाना चाहिए। तो यात्रा में हथियार थोड़ी लेकर जाता है। डीसी ने परमिशन दी और फिर उस दिन वो चंडीगढ़ चला गया जिस दिन यात्रा थी। तो वहाँ से रिमोट कंट्रोल से कर रहा है क्या? और जब मैं ये गया तो लोगों का कहना है कि जब ये होने लगा शोर शराबा तो उल्टा मुड़ के चला गया। पर मेवात के लोगों का मवेशियों की तस्करी करना, पत्थर की तस्करी करना, ये पुराना खानदानी उनका कारोबार है। तो कहते हैं आप ये नहीं करते, भूखे मर जाएंगे। तो वो तस्करी तो पहले से ही चला करती थी। अभी गौ रक्षकों ने रोकना शुरू कर दिया तो मतलब झड़प होने लगी। तो अब गौ रक्षक भी कुछ गड़बड़ करने लग गए, ये अभी अखबार में पढ़ने लग रहा हूँ। तो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि बीते दिनों आप वहाँ गए भी हैं। जो घटना हुई राव साहब, शांति की अपील आपने की, आपका वीडियो में संदेश भी आया घटना के तुरंत बाद, लेकिन जो घटना हुई है आप क्या मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन ताकतें हैं जो इस इलाके में जिनकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं? क्योंकि जिम्मेदारी तय करना सबसे बड़ी बात है। सरकार ने बाद में चलो मुआवजा मिल जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएगी, लेकिन ये चूक किससे हुई? देखो, मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ। मेवात के अंदर ऐसा नहीं कि यात्रा नहीं होती आई है। एक ब्रिज मंडल की यात्रा होती है। जो मेवात का पुंढाना एरिया है वो मथुरा के साथ जुड़ता हुआ नज़र आता है, पलवल के साथ, हुडल के साथ होता है। तो एक ब्रिज मंडल यात्रा होती है, 1 महीना चलती है। और ये आज से कल से नहीं हो रही, ये मतलब दशकों से हो रही है। और वहाँ पर जो मुसलमानों के, वहाँ तो पुराना में तो ज़्यादातर मुसलमान ही है, सिर्फ पुराना शहर के अंदर थोड़े बहुत हिंदू हैं। तो सारे एरिया के अंदर वो चलती है 200 किलोमीटर के। उनमें औरतें भी चलती हैं, बच्चे भी चलते हैं, और उनको खाना पीना रास्ते के अंदर मिलता है, उनको ठहरने के लिए स्थान दिया जाता है। कुछ मंदिर होते हैं तो वहाँ ठहरते हैं, और मुसलमान इनकी इमदाद करता है। तो जब वो चल रही थी इतने सालों से, तो इसमें क्यों पंगा हो गया? सोचने की ये बात है। और ये भी 3-4 साल से चल रही थी, शांतिपूर्वक निकल रही थी, तो एकदम से कुछ हो गया ना। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत मतलब कुछ इसके अंदर गलती रही है कि लोगों को वहाँ पर जब गए और उसकी बात पुष्टि भी बाद के अंदर हो गई, उनको हथियार लेकर के नहीं जाना चाहिए। तो यात्रा में हथियार थोड़ी लेकर जाता है। और फिर वो बाद के अंदर कुछ लोगों ने जो उनको छेड़ भी करी थी। सोशल मीडिया पे एक ऐसी चीज़ है, उसके ऊपर काबू आप नहीं रख सकते। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी जो बातें चली, उससे भी लोगों का पारा चढ़ा हुआ था। और जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उनकी भी कमज़ोरी मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति ये जानता, वहाँ का साइबर सबसे पहले जो अटैक हुआ ना, मैं समझता हूँ वो साइबर थाने पे हुआ। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि जो बदमाश है मेवात के, उनकी जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो साइबर वाले में थी। तो उसको तोड़ने के नाते उन्होंने इसका भी सहारा ले लिया हो कि भाई इसको हिंदू मुस्लिम वाला करके और तुम उसको टाल दो। पर वो सारे रिकॉर्ड तो नष्ट कर दिए ना उन्होंने। इस आड़ में वो अपने रिकॉर्ड सारे नष्ट कर दिए। जो बदमाश लोग थे उन्होंने साइबर थाने के नू के अंदर नष्ट कर दिए। लेकिन जो हमारा डीसी था, जो हमारा एसपी था, वो उस टाइम वहाँ पे क्यों नहीं था? डीसी ने परमिशन दी और फिर उस दिन वो चंडीगढ़ चला गया जिस दिन यात्रा थी। तो वहाँ से रिमोट कंट्रोल से कर रहा है क्या? वहाँ पे जो एडीसी थी बेचारी एक लड़की थी, और जवान लड़की थी, मेरे ख्याल 2-4 साल की, उसकी सर्विस भी नहीं है, वो एडीसी बनी हुई थी। जो रिपोर्ट मुझे मिली है कि जो एसपी था, जिसको चार्ज दिया गया था क्योंकि लॉन्ग छुट्टी पे चला गया, जो सिंगल नाम का एक एसपी हुआ करता ना, वो लॉन्ग छुट्टी पे चला गया, किसी और एसपी को दे दिया, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, पलवल के एसपी, हाँ जो भी था, तो किसी और एसपी को चार्ज दे दिया। अब वो एसपी एक तो संभाल नहीं पाया, और जब मैं ये गया तो लोगों का कहना है कि जब ये होने लगा शोर शराबा तो उल्टा मुड़ के चला गया। तो ऐसी स्थिति हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी की वजह से भी हुई, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे उनकी वजह से हुई, कुछ बदमाश थे वो अपने रिकॉर्ड साफ करना चाहते थे वो हुई, और कुछ सोशल मीडिया की वजह से जो छेड़खानी हुई है उसकी वजह से हुई।
अच्छा, एक सवाल इसी से मेरा जुड़ा ये है कि गुरुग्राम में जो पीछे हम देखते थे कि क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हुई, नमाज को लेके एक बड़ा लंबा यहाँ पे विवाद चला, कुछ लोग हैं जो हर प्रोटेस्ट में वो चेहरे शामिल दिखाई देते थे। और एक दूसरा राव साहब, गोरक्षकों का जो सिस्टम है, हम देखते हैं कि गोरक्षा पे, गो हत्या पे सरकार ने बैन लगाया है, लेकिन ये चीज़ें फिर भी चलती हैं, आपस में लड़ाई होती है, रोड पे टकराते हैं, गाड़ियाँ रोकी जाती हैं, मारपीट होती है, और पुलिस जो है वो इसकी जिम्मेदारी इसमें कहाँ तय होती है? आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखो, गौरक्षक तो अब बाद में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तो एक इंस्टीट्यूशन सा बन गया है गौरक्षक का। वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस को वो इत्तला ज़रूर देते हैं। पर मेवात के लोगों का मवेशियों की तस्करी करना, पत्थर की तस्करी करना, ये पुराना खानदानी उनका कारोबार है। वो तो कहते हैं हम ये नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। भूखे मर जाएंगे। तो वो तस्करी तो पहले से ही चला करती थी। अभी गौरक्षकों ने रोकना शुरू कर दिया तो मतलब झड़प होने लगी। पुलिस तो शायद जिस तरह से रोकना चाहिए था नहीं रोकती थी, या कुछ उनसे तालमेल बिठा लेती थी। तो जब से ये गौरक्षक रोकने लगे, पुलिस को इत्तला करने लगे, तो पुलिस के ऊपर एक वो भी आ गया कि एक अंकुश टाइप ऑफ थिंग कि भाई इन्होंने करी और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर ये तुम्हारी शिकायत हो सकता है, ऊपर भी हो जाए। तो अब गौरक्षक भी कुछ गड़बड़ करने लग गए, ये अभी अखबार में पढ़ने लग रहा हूँ मैं। और किस हद तक करी है वो तो इंक्वायरी हो रही है, अलवर वाली पुलिस कर रही है, हमारी वाली पुलिस कर रही है। और इस वक्त जो पुलिस को मैं भी जाके आदेश दिए थे, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी यही आदेश दिए हैं कि हमारा कोई तुम्हारे पे दबाव नहीं है, किसी के पक्ष में या विपक्ष के अंदर, कायदे से काम करो, जो दोषी है उसको सजा दो, दोषी नहीं है उसको ज़बरदस्ती तुम दोषी मत बनाओ। तो ये सीधे मैंने दिए हुए हैं। मैं समझता हूँ अभी तक ठीक काम कर रहे हैं। जिसका ना वीडियो के अंदर आ गया वो तो मतलब कुछ ना कुछ तो उसका मतलब हिस्सेदारी होगी ना।